हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस सीपीएससी। आज के 10 सितंबर के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेपाल की तरफ चलते हैं। पिछले साल नेपाल की सरकार ने बड़े डिजिटल कंपनीज जैसे गूगल और फेसबुक को मैंडेट किया था कि वो लोकली रजिस्टर करें और कंटेंट रिमूवल ऑर्डर्स को कंप्लाई करें। नेपाल गवर्नमेंट ने इसका जस्टिफिकेशन ये दिया था कि साइबर क्राइम्स, फेक न्यूज़ और मिसलीडिंग कंटेंट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेकिन 4 सितंबर 2025 को नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 मेजर प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उन्होंने मैंडेट फॉलो नहीं किया। इस ब्लैकआउट ने डिजिटली एक्टिव जेन जी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया क्योंकि उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि एक्सप्रेशन, कनेक्टिविटी और सिविक एंगेजमेंट के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। ये प्रोटेस्ट बहुत इंटेंस हो गया है जिसमें कम से कम 19 यूथ की मौत हुई और कई 100 लोग इंजर्ड भी हुए क्योंकि सरकार ने इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की। प्रोटेस्ट के प्रेशर में आकर सरकार को उसी दिन बैन हटाना पड़ा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि प्रोटेस्ट का रूट कॉज सिर्फ सोशल मीडिया बैन ही नहीं था। ये एक स्पार्क था असली ग्रीवेंसेस जैसे करप्शन, नेपोटिज्म, एलीट प्रिविलेज और गवर्नेंस फेलियर से जुड़े। सोशल मीडिया पर #NepoKids और #NepoBabies जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे जो इस परसेप्शन को दिखाता है कि प्रिविलेज बैकग्राउंड के यूथ को गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का डिसप्रोपोर्शनेट एक्सेस मिल रहा है। प्रोटेस्टर्स का मानना है कि बैन एक्चुअली करप्शन के खिलाफ उठी आवाज़ों को गैग करने की एक कोशिश थी। हाउएवर, नेपाल की इकोनॉमी को अगर देखें तो इस बैन से बिजनेस सेक्टर स्पेशली टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है क्योंकि कम्युनिकेशन और जनरल लाइवलीहुड यहाँ पे डायरेक्टली इफेक्ट हुआ है। अब बात यह है कि क्या इस इंसिडेंट से इंडिया के लिए कोई लेसन्स है? आइए देखते हैं। सबसे पहला, अगर टेक प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशंस एनफोर्स किया जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए बिना हिडन एजेंडा के। दूसरा, यूथ एस्पिरेशंस, जॉबलेसनेस और एक्सक्लूजन के सेंस को एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज के यूथ सोशल मीडिया के ज़रिए आसानी से कनेक्ट और मोबिलाइज हो जाते हैं। और तीसरा ये है कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की इम्पोर्टेंस सोशल मीडिया की एज में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पॉलिटिकल साइंस की एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ याद रखें, पावर तभी अथॉरिटी बनती है जब लोग उसे एक्सेप्ट करें और यही एक्सेप्टेंस यानी लेजिटिमेसी गवर्नेंस का फाउंडेशन है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक एनवायरमेंटल इशू की तरफ। राजस्थान के जैसलमेर में एक फॉस्फेट माइन प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक्सपर्ट बॉडी ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन ये साइट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन जोन में आती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान में गोदावान के नाम से भी जाना जाता है, एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है और IUCN रेड लिस्ट में भी शामिल है। वाइल्ड पॉपुलेशन 150 से भी कम रह गए हैं अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ये दुनिया की सबसे हैवी फ्लाइंग बर्ड्स में एक है और ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात में कन्फाइंड है। छोटे छोटे पॉपुलेशंस इसके महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड है और इनकी प्रेफरेंस होती है फ्लैट ओपन लैंडस्केप्स विद मिनिमल डिस्टर्बेंस। ये बर्ड्स अपॉर्चुनिस्टिक ईटर्स होते हैं और उनका डाइट सीजनल अवेलेबिलिटी के हिसाब से बदलता है। अब इशू ये है कि एक तरफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करना ज़रूरी है और दूसरी तरफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के सर्वाइवल को भी इंश्योर करना ज़रूरी है। ये डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बीच बैलेंस की एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसीलिए ये केस मेंस के आंसर्स में काफ़ी यूजफुल हो सकता है, स्पेशली इन एथिक्स। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अब इमिग्रेशन और सिटीजनशिप के इशू की तरफ चलते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम असम अकॉर्ड, NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। 1979 से 1985 के बीच असम मूवमेंट हुआ जो बांग्लादेश से इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट था। 6 साल के प्रोटेस्ट के बाद, जिसमें लगभग 800 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठे, 15 अगस्त 1985 को असम अकॉर्ड साइन हुआ था।
इस अकॉर्ड के मुताबिक 24 मार्च 1971 कट ऑफ डेट रखी गई थी इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट और डिपोर्ट करने के लिए। फॉलोइंग दिस 2015 में सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में एनआरसी अपडेट स्टार्ट हुआ, जिसमें लगभग 3.1 करोड़ सिटीजन्स को इंडियन सिटीजन्स और लगभग 19 लाख को इलीगल इमिग्रेंट्स डिक्लेयर कर दिया गया। फिर आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ जैसे हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और पारसीज जो 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया आ गए थे, उन्हें सिटीजनशिप देने का प्रोविजन दिया गया। लेकिन आसाम में इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए क्योंकि ये आसाम अकॉर्ड और एनआरसी के पर्पस को वीकेंड करता था। अब सितंबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर जारी किया है। इसका मकसद है कि इमिग्रेशन फ्रेमवर्क को कंसोलिडेट किया जाए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस के साथ अलाइन किया जाए। इस ऑर्डर के तहत पुराने ऑर्डर्स जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 1957 और इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी ऑर्डर 2007 को रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें डिटेंशन और डिपोर्टेशन की क्लियर प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ को एग्जेम्पशन भी दिया गया है। अंडर द एग्जेम्प्टेड कम्युनिटीज़ नेपाल और भूटान के सिटीजन्स बिना पासपोर्ट वीज़ा के एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। टिबेटन्स जो इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड है, उन्हें भी एग्जेम्पशन मिली है। श्रीलंकन तमिल्स जो 9 जनवरी 2015 तक इंडिया में रेफ्यूज ले चुके थे, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। और सबसे ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस जो 31 दिसंबर 2024 तक इंडिया आए हैं और जो परसिक्यूटेड या उसके फियर की वजह से यहाँ आए हैं, उन्हें भी डिटेंशन या डिपोर्टेशन से एग्जेम्पशन मिलेगी। इस ऑर्डर को लेकर क्रिटिक्स का कहना है कि ये ऑर्डर असम अकॉर्ड और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दोनों के स्पिरिट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अकॉर्ड में कट ऑफ डेट 1971 रखा गया था और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 2014 रखा गया था, लेकिन अब 2025 का ऑर्डर कट ऑफ को 2024 तक एक्सटेंड कर रहा है, जिसका मतलब है कि 2014 और 2024 के बीच आए लोगों को भी रहने का परमिशन मिल जाएगा। ये आसाम के लोगों के लिए एक मेजर पॉलिटिकल और सोशल कंसर्न बन गया है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है एक कल्चरल हाईलाइट। केरला में ओनम फेस्टिवल खत्म हो गया है और इसकी क्लोजिंग हाईलाइट थी पुलिकली डांस। ओनम की बात करें तो ये एक राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो अगस्त और सितंबर के मंथ्स में सेलिब्रेट की जाती है। ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया जाता है और इसके मिथोलॉजिकल रूट्स किंग महाबली की मेमोरी से जुड़े हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी स्पिरिट हर साल ओनम के टाइम केरला विजिट करती है। इस फेस्टिवल के दौरान वल्लम काली या बोट रेसेस, पुलिकली या टाइगर डांस, पूकलम यानी फ्लावर रंगोली और ओनाथप्पम वर्शिप जैसे एक्टिविटीज़ होते हैं। वल्लम काली के अंदर स्नेक ड्यूट्स का यूज होता है। इसका एक फेमस वर्जन नेहरू ट्रॉफी बोट पेस है जो पुन्नामदा लेक में पुलिकली या टाइगर डांस इस फेस्टिवल का सबसे वाइब्रेंट पार्ट होता है। इसमें आर्टिस्ट अपने बॉडीज़ को टाइगर की तरफ पेंट करते हैं, मास्क लगाते हैं और ट्रेडिशनल परकशन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे थकिल, उडुक्कू और चेंडा के बीट्स पर डांस करते हैं। इस साल भी पुलिकली ने ओनम सेलिब्रेशंस का एक कलरफुल एंड किया। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।